हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज हम इस क्रैश कोर्स सीरीज में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हमारा पोएट्री सेगमेंट। और जो सबसे पहली पोएट्री है वो है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी पोएम है स्टूडेंट्स। इसमें इतने बढ़िया बढ़िया मैसेजेस हैं और इतनी बढ़िया लर्निंग्स हैं कि चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर हमारी रियल लाइफ पर भी इन सभी लर्निंग्स और मैसेजेस को अप्लाई करें ना, तो सच में हमारा बहुत भला हो सकता है और बहुत ही बेनिफिट हमें हो सकता है। राइट, तो चलिए जल्दी से हम हमारा बेनिफिट टू से जल्दी से हम इस पोएम को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, इसे लिखा है विक्रम सेठ ने, जो बहुत ही बेहतरीन राइटर रहे हैं और शानदार पोएट रहे हैं। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हो, एक फ्रॉग की और एक नाइटिंगेल के बारे में बात हो रही है और एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है इन दोनों के ही थ्रू। और वो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है वॉइस का। जो फ्रॉग है उसकी जो आवाज होती है वो बहुत ही कर्कश होती है, क्रिकेट आवाज होती है, बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है कि आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन वही नाइटिंगेल की जो आवाज होती है बहुत ही मेलोडियस होती है। इनफैक्ट नाइटिंगेल की आवाज बहुत ही हारमोनियस होती है, आपको बहुत ही पीसफुल लगता है, रिलैक्स्ड लगता है, यानी बहुत ही सुरीली और मीठी आवाज है। तो यहाँ पर आवाज को लेकर ही इन दोनों को ही इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम के अंदर, जो हम हमारी रियल लाइफ में भी काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो हम इस पोएम को समझते हैं और सीखते हैं। मैं लेकर आई हूं आपके लिए इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के थ्रू हम इस पोएम को समझेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी पोएम है। तो आप बिल्कुल ही मत सोचना कि ये जो समराइज्ड वर्जन है तो आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो ये कि ये समराइज्ड वे नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से है और आपको पूरी पोएम जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहले पॉइंट से। इन द बेंगल बॉन्ग Under a sumac tree, a frog sang in its unpleasant voice. अब यहाँ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन करने में, अपना आंसर लिखने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी बॉग क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही मडी होता है, कीचड़ होता है, हर तरफ पानी पानी सा दलदली एरिया जिसको कहते हैं, ये एक वैसा सा जगह होती है। और बंगाल इस बॉग का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे, कुछ खास तरीके के पेड़ पौधे उगते ही हैं, जिसमें से एक बहुत जो मोस्ट कॉमन ट्री होता है वो होता है सुमैक ट्री। और इसी सुमैक ट्री पर एक फ्रॉग रहता है और वो अपनी क्रिकेट आवाज में, बहुत ही अनप्लेजेंट वॉइस के अंदर जब देखो गाना गाता रहता है। जितने भी क्रीचर्स उस एरिया में रहते थे, इस बिंगल बॉग में रहते थे, कोई भी क्रीचर इस फ्रॉग की आवाज को पसंद नहीं करता था। इनफैक्ट उनके लिए ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होता था, कुछ तो हो जाए और ये चुप हो जाए। इस फ्रॉग को चुप कराने के लिए बाकी सारे क्रीचर्स बहुत चीजें करते थे, जैसे उसके ऊपर स्टिक्स फेंक कर मारेंगे, उसको कुछ ना कुछ इंसल्टिंग बात कहेंगे या शिकायतें करते रहेंगे कि भाई चुप हो जाना, अब तो कान दर्द करने लगे हैं तो प्लीज चुप हो जा। लेकिन हमारा फ्रॉग जो है उसमें भले टैलेंट शून्य था लेकिन कॉन्फिडेंट एकदम हाई लेवल का था, पीक था। मतलब वो किसी की भी बात नहीं सुनता था और उसको अपने दिमाग में ये लगता था कि भाई मैं तो जब गाना गाता हूं ना तो बस अमेजिंग गाता हूं। तो टैलेंट जीरो था लेकिन कॉन्फिडेंस फुल ऑन। एक रात क्या होता है, जब चांद एकदम खिला हुआ होता है, बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर, बढ़िया वातावरण होता है, और एक नाइटिंगेल आके उस सुमैक ट्री पर बैठ जाती है और अपनी मेलोडियस आवाज में गाना गाने लग जाती है। वो आवाज इतनी सुरीली और इतनी मीठी होती है कि जितने भी क्रीचर्स उस बॉग में होते थे वो उस गाने को सुनते ही रह जाते हैं। एंड एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग नाइटिंगेल कि कितना सुरीला गाती हो, कितना अच्छा गाती हो। आज से पहले नाइटिंगेल को इतनी ज्यादा तारीफें कभी भी नहीं मिली थी, इसलिए नाइटिंगेल भी वॉज फ्लैटर्ड। शी वॉज सो फ्लैटर्ड एंड शी वॉज सो हैप्पी कि ये जो तारीफ पाने का जो एक्सपीरियंस था ना, उसे बहुत अच्छा लगा। एंड शी वॉज सो हैप्पी एंड सो फ्लैटर्ड। और इसीलिए
नाइटिंगेल ने पूरी रात अपनी जादू भरी और अपनी मीठी सुरीली आवाज में गाने गाए और सभी क्रीचर्स ने बहुत तारीफ भी की और उन्हें उन्हें भी बहुत ही काम और प्लेजेंट लगा। अब जहां एक तरफ इन सभी क्रीचर्स को और नाइटिंगेल को इतना अच्छा लग रहा था, वहीं दूसरी ओर हम हमारे फ्रॉग को कैसे भूल सकते हैं। हमारा फ्रॉग इतना जेलस हो रहा था कि बस पूछो ही मत। यहाँ पर फ्रॉग के बारे में मैं एक बात बताऊं, फ्रॉग ये भी जानता था कि उसकी जो आवाज है बिल्कुल भी मेलोडियस नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही अनप्लेजेंट और बहुत ही क्रिकेट आवाज है उसकी। वो ये भी जानता था कि कोई भी क्रीचर उसकी आवाज को सुनना पसंद नहीं करता था। क्यों पता था उसको? क्योंकि जितने भी क्रीचर्स होते थे, जैसे ही फ्रॉग गाना गाने लगता था तो उसके ऊपर सिक्स फेंकने लगेंगे, उसको इंसल्ट करने लगेंगे, शिकायत करने लगेंगे। लेकिन नाइटिंगेल के लिए क्या रिएक्शन आ रहा था? तारीफ ही तारीफ आ रही थी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई आपको किस रिएक्शन से पता चलता है कि नाइटिंगेल को पसंद किया गया और फ्रॉग को नहीं। और फ्रॉग खुद भी जानता था कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रॉग ने अपना कॉन्फिडेंस टस से मस नहीं होने दिया। इनफैक्ट उसके मन में एक और बात आ गई कि इस सुमैक ट्री की ओनरशिप तो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और वो क्या करता है? वो ये अंदाजा लगा लेता है कि ये जो नाइटिंगेल है बहुत ही इनोसेंट है और सीधी सादी है, और इसी बात का फायदा उठाता है। और अगले दिन जब वो नाइटिंगेल के पास जाता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देता है, देखो। Introduced itself as the owner of the tree on which the bird was sitting. अब यहाँ पर नाइटिंगेल तो उस पेड़ पर, सुमैक ट्री पर नॉर्मली आकर बैठ गई थी। हमारा फ्रॉग किस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है कि ये जो ट्री है ना जहां बैठकर तुम गाना गा रही हो, मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसका मालिक हूँ। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ना तो वो मालिक था ना कुछ, बट वो हमेशा इस तरह से प्रिटेंड करता था, इस तरह से बिहेव करता था एज इफ वहां का मालिक ही हो। ये उसका एक तरीका था नाइटिंगेल के ऊपर हावी हो जाने का। अब यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ लर्निंग क्या सीखने को मिलती है कि लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्चुअल में ना तो टैलेंटेड होते हैं और ना ही उनमें कुछ खास बात होती है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे पता नहीं कहीं के राजा महाराजा और कहीं के बादशाह हो। ठीक है, तो रिस्पेक्टफुली किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोगों को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी से इंस्पायर हो रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। ठीक है, आगे क्या होता है? It said that it was famous for its deep, manly voice and also wrote occasionally for the Borg Trumpet magazine. अब यहाँ पर फ्रॉग अपने आप को इंट्रोड्यूस इस तरह से कहता है कि मेरी जो आवाज है ना, इतनी भारी भरकम आवाज है मेरी, और मैं अपनी डीप मैनली वॉइस, इतनी स्ट्रॉन्ग और दमदार आवाज के कारण ही मैं इस बॉग के अंदर अच्छा खासा फेमस हूँ। और मेरी आवाज के लिए तो ट्रम्पेट मैगजीन में भी काफी कुछ लिखा जाता है। तो खुद की तारीफ करने लग गया और बिना पूछे ही नाइटिंगेल के सॉन्ग को क्रिटिसाइज करने लग गया कि तुम्हारी आवाज भी कुछ बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारी आवाज के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, इट लैक्स फोर्स। कि तुम्हारी, क्योंकि नाइटिंगेल की आवाज तो बहुत ही इनोसेंट और मासूम सी आवाज थी, बहुत ही मीठी आवाज थी। ऐसे वो दमदार आवाज थोड़ी थी ऐसी हा हुल्लड़ करने वाली जैसी फ्रॉग की है, नहीं ना। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए, नाइटिंगेल की आवाज की जो क्वालिटी थी, जो मेन क्वालिटी थी, और वो क्या थी? मेलोडियस होना। उसी क्वालिटी को उसने क्रिटिसाइज कर दिया कि तुम्हारी आवाज बहुत ही इनोसेंट सी है, इट लैक्स फोर्स। तो ये भी लोगों के तरीके होते हैं कि आप लोग, आपकी जो खासियत होती है ना, जैसे किसी किसी की आवाज बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसकी आवाज को क्या बोलते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो, आप थोड़ा सा ना जोशीले अंदाज में बात किया करो। जबकि सॉफ्ट स्पोकन होना एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, इजंट इट? तो इस तरीके से लोग आपको आपकी खासियत के लिए ही कई बार क्रिटिसाइज कर देते हैं, बहुत ही नेगेटिव ओपिनियंस अपने बताते हैं, और सुनने वाला बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और ऐसा ही हमारी नाइटिंगेल के साथ भी हुआ, और उसे ये लगा कि अरे मेरी आवाज में तो कमियां हैं, जबकि नाइटिंगेल की आवाज में कोई कमी नहीं थी। बट बिकॉज शी लेट दिस फ्रॉग डोमिनेट इटसेल्फ, दिस इज द रीजन फ्रॉग कुड डोमिनेट दिस बर्ड। ठीक है, आगे क्या होता है? द फ्रॉग स्कोल्डेड हर फॉर बीइंग प्राउड दैट हर सॉन्ग वाज हर ओन ओरिजिनल कंपोजिशन। He said that she had to get formal training to become a परफेक्ट सिंगर। अब यहाँ होता क्या है कि फ्रॉग कहता है कि अगर तुम्हें अपनी सिंगिंग में सुधार लाना है तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम अच्छे से सीखना।
और यहाँ ट्रेनिंग शुरू कर देती है नाइटिंगेल। कई बार फ्रॉग से डांट भी सुनती है कि तुम स्ट्रॉन्ग आवाज में नहीं गा रही हो, बहुत ही धीमी आवाज है तुम्हारी। इस तरह से कई बार अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान डांट भी सुनती है। अब धीरे धीरे फ्रॉग जो है वो क्या प्लानिंग करता है कि मैं अब कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाऊंगा जहां मैं लोगों को टिकट बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो यहाँ पर नाइटिंगेल गाना गाएगी, जितने भी लोग आएंगे वो मुझसे टिकट खरीदेंगे और फिर हम पैसे कमाएंगे। नाइटिंगेल भी खुश हो जाती है कि भाई उसे भी कुछ कमाने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, नाइटिंगेल की तो मेहनत पर मेहनत पर मेहनत होती चली जाती है और फ्रॉग उल्टा कमाई पर कमाई करता चला जाता है। और धीरे धीरे इन कॉन्सर्ट्स की जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही हाई क्लास होती चली जाती है। बहुत ही एलीट क्लास के लोग यहाँ आने लग जाते हैं। अभी जो एलीट क्लास के जो लोग हैं, आप ये मत समझिएगा कि ह्यूमन बींग्स आने लग गए हैं हाई क्लास के। इनफैक्ट जितने भी क्रीचर्स ही होते हैं ना, कभी कोई बर्ड हो गई, जैसे कोई कभी आउल हो गया, तो ये बताया गया है कि अलग अलग टेरिटरीज से जहां पर जो भी लीडर होता है वहां उन अलग अलग टेरिटरीज के जो जो क्रीचर्स लीडर होते थे वो लीडर्स एज अ गेस्ट आने लगे थे उन कॉन्सर्ट्स में। और ये लीडर्स क्रीचर्स ही होते थे, ठीक है, तो वो आने लगे थे। अब फ्रॉग एक तरफ तो बहुत खुश था कि वो बहुत कमा रहा है, बट एट द सेम टाइम ही वॉज जेलस कि हमारी नाइटिंगेल की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। तो भले वो पैसे कमाने से बहुत खुश था, लेकिन नाइटिंगेल की पॉपुलैरिटी से बहुत दुखी था। और दुखी नहीं कहना चाहिए, क्या कहेंगे, करेक्ट, जेलस था, बहुत बहुत ज्यादा जेलस था। और इतना जेलस था कि वो बार बार नाइटिंगेल को और ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लग गया और भी ज्यादा नाइटिंगेल के गले को वो प्रेशर देने लग गया। मतलब इतना ज्यादा उसे क्रिटिसाइज करने लग गया कि तुम्हें अपनी आवाज में और मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नाइटिंगेल भी इतनी मासूम थी कि हाँ यार, मुझे तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। गलत कोशिश में उसने इतना ज्यादा फोर्स किया अपने गले को, नाइटिंगेल ने, एक दिन उसकी एक वेन ही फट गई। एक वेन या एक नस कह सकते हैं हम, वो नस ही बर्स्ट हो गई और उसी वक्त जो है नाइटिंगेल की डेथ हो गई। अब यहाँ पर जब नाइटिंगेल मर गई, इसका मतलब ये है कि अब ना तो कोई कॉन्सर्ट्स होंगे, ना कोई मेलोडियस सिंगिंग अब होगी, और एक बार फिर से हमारा फ्रॉग जो है उस सुमैक्ट्री का राजा बनकर जिएगा। और उसी की कर्कश आवाज, उसी की क्रिकेट एंड अनप्लेजेंट वॉइस बाकी सारी क्रीचर्स को सुननी पड़ेगी। पूरी जर्नी, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ नाइटिंगेल का, इस पूरे इंसिडेंट के दौरान फ्रॉग की ही वजह से नाइटिंगेल के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था। और अंडर प्रेशर नाइटिंगेल ने अपने आप को इतना फोर्स किया, अपनी लिमिट से ज्यादा खुद को फोर्स किया और एक टाइम के बाद अपनी जान से ही हाथ धो बैठी। यहाँ पर फ्रॉग में इतनी सिंपैथी भी नहीं थी कि एक सेकंड के लिए भी उस नाइटिंगेल को प्रेज करता। इनफैक्ट नाइटिंगेल के चले जाने के बाद फ्रॉग ने नाइटिंगेल को एक बार फिर से क्रिटिसाइज करते हुए कहा that Nightingale was stupid. Now the frog calls the nightingale stupid, nervous and prone to be influenced by others. क्या कह के बुलाता है फ्रॉग कि वो बहुत ही स्टूपिड थी, बेवकूफ थी, हमेशा नर्वस रहती थी, घबराई हुई रहती थी, एंड प्रोन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, और हर समय वो इतनी एक वीकनेस थी उसके अंदर जिसकी वजह से दूसरे लोगों का उस पर एक इन्फ्लुएंस आ जाता था, एक असर आ जाता था, राइट। और ये बिल्कुल सही बात भी कही फ्रॉग ने, जो भी उसने नाइटिंगेल के बारे में बताया, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया, वो सही बताया कि शी वॉज नर्वस, ऑल्दो टैलेंटेड, नाइटिंगेल वॉज नर्वस एंड स्टूपिड एंड प्रोन टू इन्फ्लुएंस, टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। ठीक है, तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कर देखो कि मानो आप किसी चीज में बहुत ही अच्छे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं और कोई इंसान आके आपको हर समय क्रिटिसाइज करता रहे, तो इम्प्रूव होने की जगह आपका जो लेवल है आप उससे और गिर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप अपने कान बंद कर दो या अटेंशन ही ना दो उस पर, बिल्कुल सुनो, लेकिन उसे अपने दिमाग पर नेगेटिवली हावी मत होने दो। इनफैक्ट अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो और ये समझने की जरूरत है कि किसी भी और से पहले आप खुद अपने टैलेंट को समझो और आप खुद अपने सबसे बड़े क्रिटिक बनो कि मैं अगर कुछ कर रही हूं तो वो कितना सही है, कितना गलत है। अगर मेरे में कोई कमियां हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकूं। दूसरों के जजमेंट पर हमें नहीं चलना चाहिए। हाँ,
दूसरों के जजमेंट को हमें एक बार सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, और अपने आप का कॉन्फिडेंस कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए, गिरने नहीं देना चाहिए। और यही इस पोएम का एक मैसेज भी है। एक और पॉइंट जो है इस पोएम से वो मैं आपको बताती हूँ, जो यहाँ पर रिटन में नहीं है। जब फ्रॉग अपनी तारीफ कर रहा होता है ना नाइटिंगेल के सामने कि मैं तो इस ट्री का किंग हूँ, मैं इतना शानदार गाता हूँ कि ट्रम्पेट मैगजीन में मेरे बारे में लिखा जाता है। जब ये वो इतनी सारी तारीफें अपनी कर रहा होता है, उस समय नाइटिंगेल उसको क्या कहती है कि यू आर फॉर मी, यू आर लाइक अ मोजार्ट। अब मोजार्ट कौन है? ये अपने समय के एक बहुत ही फेमस कंपोजर थे, जो म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सिम्फनी कंपोज की थी। सिम्फनी क्या होता है बेटा? पूरे ऑर्केस्ट्रा के लिए जो म्यूजिक डिजाइन किया जाता है ना, पूरे ऑर्केस्ट्रा के लिए। तो बहुत अलग अलग तरीके के म्यूजिक इन्होंने कंपोज किए हुए हैं, लेकिन अपनी सिम्फनीज के लिए मोजार्ट बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, बहुत फेमस है। तो सोचो, एक फ्रॉग जिसकी आवाज इतनी कर्कश है, वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि नाइटिंगेल जिसकी आवाज इतनी प्यारी और इतनी स्वीट है, वो फ्रॉग से कह रही है कि तुम मेरे लिए मोजार्ट की तरह हो, जबकि सही मायनों में ये नाइटिंगेल एक मोजार्ट की तरह है। तो किसी और से पहले अपने खुद के टैलेंट को पहचाने, अदरवाइज सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं होता है, उसके साथ स्मार्टनेस भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ खुद में बिलीव भी होना चाहिए, वरना फ्रॉग ही की तरह बाकी के लोग आपका टैलेंट कब वेस्ट करवा देंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस पोम की थीम पर, दैट वन शुड नॉट गेट इजीली फ्लैटर्ड बाय एनीवन बिकॉज दे कैन गेट चीटेड। किसी की भी तारीफ में फ्लैटर्ड होने का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज्यादा तारीफ होती है तो आप उस तारीफ में ही बस रह जाते हो, कि हर तरफ बस जब भी सोच रहे हो, आंखें भी बंद कर रहे हो, तो आपकी तारीफ ही तारीफ आपके सामने आ रही है। नहीं, कभी भी अपने आप को तारीफों के वजह से अपना फोकस डाइवर्ट नहीं होने देना है, अपना फोकस हमेशा जमाए रखना है। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो जैसे ही आपका फोकस हटा और आप तारीफों के अंदर बस चढ़कर रह गए, वहीं के वहीं लोग आपको चीट कर लेंगे। ठीक है, in the very story, it is seen that Nightingale gets easily flattered by the frog, so it caused her a painful death. और चूंकि नाइटिंगेल भी जो है वो फ्रॉग से इतना फ्लैटर हो गई थी, पहले तो उसकी जो तारीफ हुई तब वो फ्लैटर हो गई, और उसके बाद फ्रॉग ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, तो नाइटिंगेल का एटीट्यूड क्या हो गया? वाओ, यू आर सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, मुझे आपसे सीखने को मिलेगा, मुझे आपके अंदर ट्रेनिंग मिलेगी। आई एम सो फ्लैटर्ड, आई एम सो ग्लैड। खुद को ही ऐसे बिहेव करने लग गई कि देखो, फ्रॉग मिल गया मुझे गाना सिखाने के लिए, माय गॉड। और इसीलिए उसका अंत ऐसा हुआ। व्हाट्स द मैसेज इन दिस पोएम? वन शुड हैव कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ एंड बिलीव इन वंस ओन टैलेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए और अपने खुद के टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए। शायद आज अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर अच्छा होगा। और कभी भी ऐसे इंसान की एडवाइस मत सुनिए। होता है ना, कुछ एडवाइसेस सुनने में बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है ये इंसान तो मेरा अपना ही है। नहीं, कभी भी ऐसे बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। थिंक प्रैक्टिकली व्हेन समवन इज एडवाइजिंग यू, भले ही आपको कितना भी बुरा लग रहा हो, बट थिंक वाइसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पोम की राइम स्कीम को। राइम स्कीम है AABB राइम स्कीम की मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से पहचाना जाता है। हम राइम बेसिकली होता है कि दो वर्ड जिनके साउंड सिमिलर हो, सुनने में सिमिलर हो, जैसे आना, जाना, गाना, पाना। इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं सुनने में जो सिमिलर साउंड करते हैं, उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। पोम में ये राइम वर्ड्स कैसे हम समझते हैं? हर सेंटेंस के लास्ट के वर्ड को हम देखते हैं और सबको आपस में कंपेयर करते हैं, और जहां जहां सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम सेम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा अल्फाबेटिकली चलेंगे, ABCD इसी हिसाब से। तो देखिए, शुरू मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कलर से। फ्रॉग, बॉग सुनने में सेम है, सेम लेटर से करेंगे, और पहला राइमिंग वर्ड है तो पहला अल्फाबेट होगा। तो पहला अल्फाबेट क्या है? A। देन डॉन एंड ऑन वुड बी B। ये AWN का मीनिंग क्या होता है? ON जो होता है ना, ऑन, ये उसके हिसाब से ही लिखा है ऑन। और उसकी स्पेलिंग गलत है, मतलब अलग इसलिए लिख दिया, ON नहीं लिखकर AWN इसलिए लिखा है ताकि डॉन के साथ उसको राइम किया जा सके। ठीक है, बाकी के वर्ड्स भी इसी तरीके से है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी हमारी पोएटिक डिवाइसेस जो है अब कंप्लीट हो गई है। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा।
बेटा मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानना। तो जो टोन है इस पोएम की वो एक कन्वर्सेशनल है। कन्वर्सेशनल कैसे? बातचीत की तरह, जहां फ्रॉग और नाइटिंगेल के बीच में थ्रू आउट पोएम बातचीत हो रही है। इसके अलावा मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव मतलब फ्रॉग जिस तरीके से बात करता है नाइटिंगेल के साथ, वो उसे अपनी बातों से फुसलाता है और बहकाता है और उसे मिसलीड करता है। That is why it is manipulative. The poem is a fable that teaches the dangers of being exploited by cunning people. फेबल का मतलब होता है स्टोरी। तो ये पोम एक स्टोरी की ही तरह है, जो ये बताती है कि किस तरीके से जो खतरनाक लोग होते हैं या कनिंग लोग जो होते हैं ना, बहुत ही शातिर, उनका खतरा किस तरह से मतलब लोगों पर मंडराता रहता है, सीधे साधे लोगों पर मंडराता रहता है। इसलिए वो लोग एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं, इसीलिए उनसे बचकर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सम एक्सटेंट द नाइटिंगेल वाज हरसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर हर डाउनफॉल एंड डेथ। कमेंट, क्या नाइटिंगेल खुद भी रिस्पॉन्सिबल थी अपने डाउनफॉल का? यस, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि उसने खुद पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया, उस पर खुद पर भरोसा था ही नहीं। हर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिकॉग्निशन एंड फेम लेफ्ट हर ओपन टू एक्सप्लॉइटेशन। मतलब मुझे फेम चाहिए, मुझे फेमस होना है, पॉपुलर होना है, मुझे तारीफ चाहिए, इस चीज में वो इतनी ज्यादा चली गई कि उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि उसे किस लेवल तक मैनिपुलेट किया जा चुका है। Despite having an appreciative audience, she did not have much faith in her own abilities. मतलब डक ऑफ केंट आ रहे हैं उसके कॉन्सर्ट में, उसके अलावा आउल ऑफ सैंडविच आ रहा है उसके कॉन्सर्ट में, लेकिन फिर भी उसको यकीन ही नहीं हो रहा था अपने खुद के टैलेंट पे कि देखो मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। तभी तो ना हर एक अच्छे कॉन्सर्ट के बाद फ्रॉग आकर उसको कुछ ना कुछ बकवास बोल देता था। खरा फ्रॉग कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोल देता था, उसको क्रिटिसाइज कर देता था, और नाइटिंगेल वहां पर डिप्रेस होकर बैठ भी जाती थी और उसको ये लगने भी लग जाता था कि अरे यार नो, आई एम नॉट दैट गुड। तो ये दोनों ही पॉइंट्स क्या बताते हैं? वल्नरेबल स्टेट ऑफ नाइटिंगेल क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। अपने आप ही उसने अपने लिए इतनी कमजोर सिचुएशन पैदा की थी नाइटिंगेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नाइटिंगेल वाज अ फेरी टेल। यस, नाइटिंगेल बोलती है कि मेरे लिए ये फेरी टेल से कम नहीं है, परियों की कहानी से कम नहीं है। वो किस चीज के लिए बोलती है ये? कि जब फ्रॉग उसको ऑफर करता है ट्रेनिंग देना कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तो नाइटिंगेल को क्या लगता है? ओ माय गॉड, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, मेरे लिए एक फेरी टेल से कम नहीं है। और फेरी टेल क्या सिग्निफाई किया जाता है फेरी टेल से? कि कोई चीज जो बहुत ही अमेजिंग, मतलब जो अनबिलीवेबल कोई चीज हो जाना और बहुत ही अच्छी हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, मीन्स फेरी टेल। ठीक है, नेक्स्ट इज, What message does the poet wish to give in the poem The Frog and the Nightingale? वैसे तो हमने मैसेज के बारे में पहले ही जान लिया है, फिर से जान लेते हैं कि सबको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने आप में भरोसा होना चाहिए, और इसमें जैसे लिखा है, वन शुड एक्सरसाइज वंस इंडिविजुअलिटी एंड रीजनिंग विदाउट लेटिंग अदर्स लीड वन ब्लाइंडली। इसका मतलब है कि हमारी इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है हमारी खुद की एक पर्सनालिटी होती है, तो हमें हमारी खुद की पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए विद रीजंस। ऐसा नहीं कि एवे ही हवा के अंदर कह रहे भैया हम तो उस्ताद है, नहीं, ऐसे जबरदस्ती नहीं। रीजंस और सही रीजंस के साथ हमें हमारी पर्सनालिटी, हमारी इंडिविजुअलिटी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाएं। ठीक है, नाइटिंगेल ने यही गलती की थी और इसीलिए उसका डाउनफॉल हुआ। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रॉग सेटिस्फाई हिज ग्रीड थ्रू द नाइटिंगेल्स सॉन्ग। नाइटिंगेल के गाने से फ्रॉग अपनी ग्रीड, अपना लालच कैसे सेटिस्फाई करता है, कैसे पूरा करता है? वो ऐसे पूरा करता है कि ऑल्दो नाइटिंगेल को पॉपुलैरिटी तो मिल रही थी, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी से फ्रॉग ही कमा रहा था। उसके अलावा हर कॉन्सर्ट के बाद वो नाइटिंगेल का कॉन्फिडेंस भी एकदम डाउन कर देता था। तो फ्रॉग जेलस हो रहा था इसकी पॉपुलैरिटी से, नाइटिंगेल की पॉपुलैरिटी से, लेकिन जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस खराब करता था, उसको वहां पर भी खुशी मिल जाती थी कि देखो मैंने नाइटिंगेल का पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ डाला। और लास्ट में तो नाइटिंगेल मर ही जाती है, तो वापस वो अकेला ही बचता है उस बॉग के अंदर जिसका नाम है बिंगल। तो उस बिंगल बॉग में वो अकेला ही बचता है। तो इस तरीके से वो अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पोम में, को कम से कम शब्दों में बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, एंड आई एम श्योर आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। और मैंने इसको डिजाइन इस तरीके से किया है वीडियो को कि इसमें हर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको मैंने कवर किया है।
कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कुछ पॉइंट्स क्वेश्चंस के थ्रू, इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स मैंने पोएटिक डिवाइसेस के थ्रू कवर किए हैं। तो सारी की सारी पोएम इस तरीके से मैंने कवर की है एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको छोड़कर नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कोई डाउट रह गया, वैसे तो मुझे यकीन है समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह गया है बेटा, मेक श्योर यू आस्क योर डाउट। आप जानते हैं मैं आपके हर डाउट को आंसर करती हूँ, चाहे मुझे कमेंट करके करना हो या मैं शॉर्ट्स बनाना हो मुझे उस पर, मैं हमेशा आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। तो आप अपने डाउट्स मुझसे हमेशा पूछेगा। हमेशा अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही ज्यादा जल्दी। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।